नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। साथियों, आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन से, जो आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर 1 में, वह प्रश्न आपका कहाँ से पूछा जाता है, किस किताब से पूछा जाता है। आज जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से, उस किताब को पढ़ेंगे जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। देख सकते हैं ये आपका एनसीईआरटी क्लास 4th की बुक है, ईवीएस का बुक है। एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का बुक है और यहीं से प्रश्न आपके पेपर 1 में ईवीएस से पूछा जाता है। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। इसी किताब से बहुत सारे जो टीचर होते हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, इसी किताब से क्वेश्चंस को टाइपिंग करा करके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं बताएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको फ्री क्लास दे रहा हूं और मैं यह भी बता रहा हूं कि आप स्वयं से सेल्फ स्टडी करके आप सीटेट की एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट की एग्ज़ाम पास कर सकते हैं खुद की पढ़ाई करके। क्योंकि दोस्तों, आपको जो सीटेट पेपर 1 में जो आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो आपका 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वह 3 बुक से पूछा जाता है। वह 3 बुक कौन कौन है? तो पहला जो है आपका क्लास 3rd की ईवीएस, क्लास 3rd की एनसीईआरटी क्लास 3rd की ईवीएस का बुक से, क्लास 4th की ईवीएस के बुक से और क्लास 5th की ईवीएस के बुक से। इन 3 किताब से आपका प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 में ईवीएस से। ईवीएस से जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, आपका इन्हीं 3 क्लास के बुक से प्रश्न आपका ईवीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, यदि आप क्यों पैसा अपना लगाइएगा बुक खरीदने के लिए, हम आपके लिए वही बुक जहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, उसी बुक को हम पढ़ा रहा हूं। आप इसी से पढ़ लीजिए और यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, इन 3 क्लास की बुक से आपका प्रश्न आपके पेपर 1 में सीडीपी से पूछा जाता है। ठीक है, और यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हम आपके लिए वही फैक्ट, सही क्वेश्चन, मैं हवा में बात करने के लिए आपके सामने नहीं आता हूँ। मैं एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली कराता हूँ कि यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था, आखिर वह प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। उस प्रश्न को लेकर के मैं बुक से टैली कराता हूँ कि यह प्रश्न बुक में कहाँ दिया हुआ है। तो मैं पाया कि आपका जो है क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की जो एनसीईआरटी का जो ईवीएस बुक है, उसी से सारा आपका क्वेश्चन टैली कर रहा है आपका ईवीएस में। प्रीवियस क्वेश्चन को जब मैं टैली कराया, मैच कराया, तो सारा प्रश्न मिल रहा है आपका क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब से। तो क्यों ना हम ईवीएस का किताब ही पढ़ूँ, क्यों ना हम ईवीएस का ही किताब पढ़ूँ, ताकि हमको और विस्तार से नॉलेज हो जाए, और हमको विस्तार से नॉलेज हो जाए, ताकि जब परीक्षा की पैटर्न सिलेबस बदले तो हम बुक पढ़े रहेंगे, पूरा अच्छे से डीप जानकारी रहेगी, तो हम कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने विस्तार से किताब को पढ़ा है। एक एक बात को, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में उतारा हूँ, तो हमसे एक भी प्रश्न छूटने की चांस
नहीं रहेगी। तो डीप नॉलेज लेकर पढ़िए, क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होती है। डीप पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन की पैटर्न भी बदले। तो आप बुक पढ़े हुए रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ, यह मेरा एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ था। तो हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जहाँ से उस किताब से मैं लेकर आया हूँ। और यह आपका एनसीईआरटी क्लास 4th की बुक है। एनसीईआरटी क्लास 4th की बुक है। देख सकते हैं पाठ का नाम है आपका, पाठ 16 है और पाठ का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। चू चू करती आई चिड़िया, ये आपका चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया आपका चू चू करती आई चिड़िया? क्योंकि आज इस चैप्टर में चिड़िया से संबंधित आपका कौन सा चिड़िया किस तरह के घोंसला में रहते हैं, उस पर यानी चिड़िया से संबंधित, पशु आपका पक्षी से संबंधित सारा आपका इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। यानी यह जो चैप्टर है आपका पक्षी से संबंधित, चिड़िया से संबंधित आपका यह चैप्टर है। और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है आपके पेपर 1 में ईवीएस से। तो क्यों ना हम ईवीएस की ही किताब पढ़ूं, ताकि हमको और विस्तार से नॉलेज हो जाए, ताकि आगे चल करके यदि सीटेट अपना क्वेश्चन को बदलेगा भी तो हम पढ़े रहेंगे, तो हमसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपके सामने मैं जो लेकर आया हूँ यह चैप्टर VVI कह लीजिए कम नहीं होगी। यहाँ से आपको निश्चित मैं लिखित देता हूँ 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को आपके पेपर में मिलेगा, आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, यह चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से बहुत फ़ायदा है आपको। पहला यह फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में पता चलेगी कि क्वेश्चंस किस तरह से सीटेट की एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा, बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपको वहाँ रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तीसरी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से आपको क्वेश्चन के लेवल बेस के बारे में जानकारी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। यदि आप 100% सफलता चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी सीटेट पास कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपके लिए जब से सीटेट के एग्ज़ाम की शुरुआत हुआ है 2011 से लेकर के अब तक यानी 2024 तक ये परीक्षाएं में जितने भी आपका प्रश्न पूछा गया है पेपर 1 में, सभी का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। 2011 से लेकर के 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पर ना आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको वही फैक्ट क्वेश्चन मिलेगा जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है। हम वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम भी क्वेश्चन को टाइप करा कर के आपको पढ़ा देते, लेकिन नहीं, मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं कराऊंगा। मैं क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है उसी को मैं ग्रंथ लेकर आपके सामने आया हूँ कि देखिए यह प्रश्न आपका कहाँ से पूछा जाता है, ताकि आप भी गूगल से चाहे जहाँ से भी हो इस बुक को डाउनलोड करके पढ़िए। क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th की बुक गूगल पर जा कर के और वहाँ पर लिखिएगा एनसीईआरटी क्लास 3rd बुक, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए आप इस किताब को, डीप नॉलेज लीजिए, क्योंकि सफलता के लिए शॉर्टकट तरीका नहीं होती, आपको विस्तार से पढ़ना होगा। और जब विस्तार से पढ़ लीजिएगा तो ईवीएस में आप पेपर को धुआं कर दीजिएगा। 30 में 30 ले आइएगा, और 30 में 30 आप तभी लाएंगे जब आप बुक को विस्तार से पढ़िएगा। टाइपिंग करके क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई टाइपिंग कराकर क्वेश्चन आपको पढ़ा देगा, उससे आपको कहीं भी कुछ नॉलेज नहीं होगी। आप बुक को पढ़िए, बुक में एक एक पॉइंट पिक्चर के साथ दिया हुआ है।
पिक्चर के साथ में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की महत्वपूर्ण बिंदु से। गोराया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। देखिए ये सभी क्या है, पक्षी है। गोराया, फाख्ता, शक्करखोरा, ये सभी अपनी अपनी जोड़ी बना करके अपना क्या है, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी ने तो अपना घोंसला बना भी लिया। इसको किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, हमको सिर्फ उस पॉइंट को पढ़ना है जहाँ से इसका प्रश्न बनता है। ठीक है, कहानी पढ़ने से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हमको उस पॉइंट को पढ़ना है जहाँ से सीधे प्रश्न आपके पेपर में छपता है। गोराया, फाख्ता, शक्करखोरा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि गोराया, शक्करखोरा और फाख्ता ये चिड़िया है क्या। देखिए यहाँ पर जो एक आपको बॉक्स में जो लिखा हुआ है अध्यापक के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिज्जू भाई वेदका गुजरात में रहते थे। गिज्जू भाई वेदका कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए गिज्जू भाई कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। यहीं से प्रश्न को बन जाएगा कि गिज्जू भाई कौन थे? तो गिज्जू भाई वेदका गुजरात के रहने वाले थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्सा, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। ठीक, क्वेश्चन बनेगा कि गिज्जू भाई वेदका कौन थे? तो गिज्जू भाई वेदका गुजरात के रहने वाले थे और वे बच्चों के लिए कहानियाँ, किस्से और पत्र लिखा करते थे। ठीक है, इसका यही जवाब होगा यदि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो, कि गिज्जू भाई वेदका गुजरात में रहते थे और वे बच्चे के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। बस इसका यहाँ से इतना ही प्रश्न आपको बनाएगा, तो इतना आपको याद रखना है कि गिज्जू भाई वेदका कौन थे। तो गिज्जू भाई वेदका जो है ना, वह गुजरात के रहने वाले थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ, पत्र लिखते थे। अब यहाँ देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में एक आपको चिड़िया दिखाई देता है जिसका नाम है कलचिरी। क्या नाम है इस चिड़िया का नाम? इस चिड़िया का नाम है बच्चों कलचिरी। क्या नाम है इसका? कलचिरी नाम है। देख सकते हैं इस चिड़िया को, देख रहे हैं ना आप? इस चिड़िया का नाम क्या है बच्चों? इस चिड़िया का नाम है कलचिरी चिड़िया। अब पढ़िए कि कलचिरी चिड़िया है क्या। अब इसके बारे में जानते हैं कि कलचिरी चिड़िया है क्या। ठीक है, ये जो चिड़िया है कलचिरी चिड़िया, ये चिड़िया है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कलचिरी चिड़िया को इंग्लिश में इंडियन रोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, इंडियन रोबिन कहते हैं आपको कलचिरी चिड़िया को। ठीक है, कलचिरी चिड़िया को क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप याद रखिए। कहीं कहीं इंडियन रोबिन लिख दे तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये आपको कलचिरी चिड़िया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कलचिरी चिड़िया जिसको हम क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन के नाम से जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर ये कलचिरी चिड़िया क्या होती है। देखिए कलचिरी चिड़िया जो है आपका, यह अपनी घोंसला जो है घास से बनाते हैं। ठीक है, कलचिरी चिड़िया जो है, ये जो चिड़िया आप पिक्चर में देख रहे हैं की चिड़िया, ये अपनी घोंसला किससे बनाते हैं? तो घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिरी का घोंसला ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ से इसी के बीच से वो क्वेश्चन आपको उठाएगा कि कलचिरी चिड़िया जो है
चाहे ऐसे उठाएगा, कलचरी चिड़िया नाम न दे करके सीधा ऐसे उठाएगा कि किस पक्षी के घोंसले पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। यहीं से क्वेश्चन को आपको बना देगा कि किस पक्षी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो आपको पक्षी का नाम याद रहेगा तब ना। कौन सा पक्षी है भाई? तो पक्षी का नाम है आपका कलचिड़ी। कलचिड़ी क्या है? कलचिड़ी, जिसको कहते हैं इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन याद रखिएगा। यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न घुमा घुमा के पूछेगा। प्रश्न को क्या करेगा? घुमा घुमा के पूछेगा। पहला तो प्रश्न इस तरह घुमाएगा कि किस पक्षी की घोंसले में कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब से बना होता है। तो इसका आंसर होगा कलचिड़ी। फिर इस तरह क्वेश्चन घुमा देगा आपको कि कलचिड़ी की घोंसला किसी से बना होता है, और वहाँ पर ऑप्शन आपको दर्शा देगा। तो ऑप्शन में देगा आपको एक पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई। तो वहाँ पर आपको टिक लगा देना है। यही सही होगी कि जो कलचरी चिड़िया है उसकी घोंसला जो है पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सबसे बनी होती है। तो समझ गए कलचरी के बारे में? स्पष्ट? कोई दिक्कत? कलचरी के बारे में समझ गए ना? यही कलचरी चिड़िया है, देख सकते हैं पिक्चर में। इसकी घोंसला जो है घास से बना होता है और उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होती है। किसकी घोंसला में? कलचरी चिड़िया के घोंसला में। घोंसला जो होती है वह घोंसला है, जो उसकी जो घोंसला बनी होती है वह पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सबसे बनी होती है। ठीक है। और कलचरी को किस नाम से जानते हैं? इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। तो स्पष्ट हो गया कलचरी के बारे में। प्रश्न बनेगा यहाँ से, आपको निश्चित रूप से गांठ बांध कर लिख लीजिए, बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ बनाएगा आपको। कलचरी कौवे जैसे नहीं है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी भी होती है। देखिए कलचरी की जो घोंसला होती है वह कौवे के घोंसले के समान नहीं होती है। कौवे की जो घोंसला होती है कलचरी के घोंसला से क्या होती है? अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, अलग होती है। कौवे की घोंसला जो होता है, कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज होती है। देख सकते हैं ना, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ये कौवा है। क्या है आपका? कौवा है। कौवा है। तो कौवा की जो घोंसला है ना, कौवा की घोंसला जो है ना, कौवे की घोंसले में क्या क्या चीज़ होती है? तो कौवे की जो घोंसला होती है उसमें लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं से बनी होती है कौवे की घोंसला। ठीक है, कौवे की घोंसला किस चीज़ से बनी होती है? तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीज़ों से बनी होती है कौवे की घोंसला। ठीक है। अभी देखिए कौवे पर आधारित आपको भर भर के प्रश्न पूछता है आपके सीटेट की एग्जाम में। कौवे से संबंधित प्रश्न आपका भर भर के पूछता है आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए कलचरी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वो अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। यहीं से वो क्वेश्चन बना देगा कि कलचरी की चोंच अंदर से क्या होती है, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। इस तरह से प्रश्न आपको बनाएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है, बताइए। तो यही है कलचरी। यहाँ पर लिखता है ना कि कलचरी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वो अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। तो यहीं से क्वेश्चन आपको बनाएगा कि कौन ऐसी पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है। तो यही आपका कलचरी, जिसको इंडियन रॉबिन कहते हैं, इसकी चोंच क्या होता है? अंदर से लाल होता है। किसका? कलचरी की चोंच अंदर से लाल होता है। स्पष्ट एक एक चीज को आज हम आपको दिमाग में छाप दूंगा। कलचरी छोटे छोटे कीड़े खाती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका, कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कलचरी क्या खाता है। तो कलचरी जो है
यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि कुछ देर बाद कलचरी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तो शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे, मतलब है कि कलचरी जो है क्या खाती है, कलचरी जो है छोटे छोटे कीड़े खाती है। क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। तो कलचरी से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो छाप दीजिएगा ना प्रश्न भाई, छाप दीजिएगा ना आप आंसर, छाप दीजिए ना, छाप देना है, छाप देना है, ठीक है। कलचरी क्या कर, फिर से एक बार और बता देते हैं कलचरी के बारे में। कलचरी जिसको हम कहते हैं इंडियन रोबिन, कलचरी के घोंसला में पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। किसके घोंसला में? कलचरी के घोंसला में। कलचरी की चोंच अंदर से लाल होता है। कलचरी छोटे छोटे कीड़े खाती है। स्पष्ट है कलचरी के बारे में? चलिए, कलचरी के बारे में इतना ही प्रश्न आपका सीटेट के एग्जाम में पूछता है। और न विश्वास है तो सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा कहाँ से प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, स्पष्ट है। अब यहाँ देखिए, अब पढ़ेंगे कौवा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कौवे के बारे में पढ़ेंगे। कौवे के बारे में थोड़ा ही पढ़े हैं कि कौवे की जो घोंसला होती है, कौवे की घोंसला जो होती है, तो कौवे की घोंसला में जो है, कौवे की घोंसला लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीज़ें से बनी होती है। कौवे की जो घोंसला होती है वह किस चीज़ से बनी होती है? तो कौवे के घोंसला में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीज़ें से बनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। कौवे की घोंसला किस चीज़ से बनी होती है? तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार, यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो कौवे के घोंसले में कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीज़ें भी होती है। तो बस बात समझ में आ रहा है कि कौवे के घोंसला में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसे चीज़ें होती है। स्पष्ट है? चलिए, स्पष्ट है तो चलिए अब चलते हैं अगला। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक बॉक्स में आपको लिखा हुआ है, तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल क्या है? कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। कोयल की आवाज़ क्या होती है? बहुत ही मधुर होती है, यानी कोयल बहुत मीठा गाती है। पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। देखिए, कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है, और यहीं से क्वेश्चन आपको उठा देगा एग्जाम में, और पूछा भी है और पूछता भी है, पूछा भी है और पूछेगा भी कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ऑप्शन में देगा कबूतर, ऑप्शन बी देगा कोयल, ऑप्शन सी देगा आपका शक्करखोरा, ऑप्शन में डी दे देगा आपको फाख्ता। तो याद रखिएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग में घुसा दूंगा। यानी कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि क्या तुम्हें पता है कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल बहुत मीठी गाती है, लेकिन तुम्हें पता है वो अपना घोंसला बनाती नहीं है। तो यहीं से क्वेश्चन आपको बना देगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जिसका स्वयं का घोंसला नहीं होती है। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछेगा, आपको एक ही आंसर याद करके रखना है दिमाग में, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो भाई जब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती तो रहती कहाँ है वो? तो वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। अब देखिए, कोयल तो स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाती है, इतना बात तो आप जान गए। तो कहाँ रहती है? तो वह जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। यानी इसका मतलब है कि वह कौवे के घोंसला में रहती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है तो कहाँ रहती है? तो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो इसका मतलब है कि कौवे के घोंसला में रहती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। यानी कोयल जो है, देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पिक्चर के साथ पढ़िए, समझ में आएगा। यहाँ कोयल है, यहाँ कोयल है। कोयल के बारे में क्या क्या चीज़ें अभी पढ़े? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह किसके घोंसला में रहती है? तो कौवे के घोंसला में ही अंडे देती है। वह कौवे के घोंसला में ही अंडे देती है, और कौवे जो है वो अपने अंडे के साथ कोयल के भी अंडे को सेती है। इसका मतलब है कि कौवा जो है ना, कौवा को क्या कहा गया है?
कौवा को दीवाना कहा गया है। क्या कहा गया है? दीवाना कहा गया है, दीवाना कौवा कहा गया है। ठीक है, दीवाना कहा गया है क्योंकि वह अपनी अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह किसके घोंसला में रहती है? तो कौवे के घोंसला में रहती है। प्रश्न बनाएगा, आपको पूछा है और पूछता है और पूछेगा भी। याद रखिएगा, आपके दिमाग में फीड कर दूंगा एक एक क्वेश्चन को यहाँ से। आपको आज एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से भर भर के प्रश्न पूछता है आपका, पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आपका भर भर के पूछता है आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से। तो कोयल के बारे में क्या पढ़े कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल कोयल के घोंसले में अंडे देती है, कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। ठीक है, यहाँ सब आपका दिया हुआ है। तो पढ़े कौवे के बारे में, तो कौवे के बारे में पढ़े कि कौवे की जो घोंसला होती है, तो कौवे के घोंसला लोहे के तार और लकड़ी की शाखा से जैसी चीज़ों से बनी होती है। कोयल के बारे में पढ़े कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा आपको कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछता है और पूछा भी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, ये सारा बुक से आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। इसलिए मैं आज आपके सामने किताब ही लेकर आया हूँ कि देख लीजिए प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पिक्चर के साथ पढ़िए, तब जाके समझ में आपको आएगा। पिक्चर के साथ पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, बसंत गौरी, यह आपको एक आपका पक्षी है जिसका नाम है बसंत गौरी। इस पक्षी का क्या नाम है? बसंत गौरी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, बसंत गौरी के बारे में। लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है, नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए, प्रश्न बना देगा यहीं से, यहीं से बनाया हुआ है क्वेश्चन आपके पेपर 1 में ईवीएस में बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोई ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, दूसरे के घोंसला में रहता है। कोई ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो कौन सा पक्षी है भाई? तो ये पक्षी है आपका कौवा। प्रश्न यहाँ से बनाया है, पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। तो आंसर में मारिएगा, क्या आंसर मारिएगा? कौवा। कौवा जो है अपनी घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है कौवा अपनी घोंसला को। तो यहाँ से प्रश्न बना देगा आपको, यहीं से प्रश्न बनबे करता है, बना क्या देगा, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में कि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह फिट करेगा एग्जामिनर आपके एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। ऑप्शन 4 को इसमें दे देगा, कोयल, कौवा, कबूतर, कलचीरी। तो ऑप्शन में सही क्या होगा आपका? कौवा होगी। क्या होगी? कौवा होगी। कौवा जो है अपनी घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। याद रखिएगा इस बात को, दिमाग में फीड कर लीजिए। आज मैं छाप दूंगा क्वेश्चन यही, आज आपको दिमाग में एक एक क्वेश्चन को फीड करूंगा आज हम। जबकि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला को बनाती है। देखिए, फाख्ता चिड़िया जो है यह अपनी घोंसला जो है कहाँ बनाती है? तो फाख्ता चिड़िया जो है यह अपनी घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में बनाती है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाएगा, बनाएगा इस तरह कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में कौन घोंसला बनाता है। ऑप्शन दे देगा फाख्ता,
ऑप्शन बी दे देगा बसंत गौड़ी, ऑप्शन सी दे देगा कोयल, ऑप्शन डी दे देगा आपका कौवा। तो फाख्ता चिड़िया जो है यह अपनी घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में बनाता है। कौन? आपका फाख्ता। तब प्रश्न आपको किसी तरह से घुमाएगा, आपको याद रखना है कि फाख्ता चिड़िया जो है वो अपनी घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में बनाती है। कौन चिड़िया? फाख्ता चिड़िया। कौन? फाख्ता चिड़िया। तो प्रश्न बनाएगा किसी भी तरह, आपको आंसर याद रखना है दिमाग में, ठीक है। तो कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेढ़ के बीच में कौन सा चिड़िया घोंसला बनाती है? तो आपका फाख्ता चिड़िया, ठीक है। मेहंदी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला कौन बनाती है? तो फाख्ता चिड़िया, ठीक। याद रखिएगा इतना बात को। गोराया आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। घर की दीवार के आले में। अब यहाँ कहा गया है आपसे गोराया के बारे में, आपको कहा जा रहा है कि गोराया जो पक्षी है यह अपनी घोंसला कहाँ बनाती है। तो देखिए गोराया जो पक्षी है यह अपनी घोंसला जो है अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, ठीक है। अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे घर की दीवार के आले में। ये आपको बनाता है कौन? आपका कौन बनाता है? आपका गोराया। कौन बनाता है? आपका गोराया। गोराया पक्षी जो है अपनी घोंसला किस तरह बनाती है? तो यह अपनी घोंसला जो है ना अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे घर की दीवार के आले में बनाती है। कौन? आपका गोराया पक्षी, ठीक है। तो प्रश्न आपको जिस तरह से बनाएगा, आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो गोराया के बारे में क्या पढ़े? तो ये अपनी घोंसला जो है ना कहाँ बनाती है? तो अलमारी। कहाँ बनाती है? तो ये आपका बनाती है आपका अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे, ठीक है। और घर की दीवार के आले में ये घोंसला बनाती है कौन? आपका गोराया पक्षी। कौन बनाती है? आपका गोराया पक्षी। याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर पिक्चर में दिया होगा गोराया पक्षी, किधर दिया हुआ है गोराया पक्षी? ये तो कोयल है, शायद नीचे इसका पक्षी का पिक्चर दिया होगा, ठीक है। तो गोराया पक्षी के बारे में अभी पढ़े, क्या पढ़े कि वो जो है पक्षी, गोराया पक्षी अपनी घोंसला कहाँ बनाती है? तो अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे घर के दीवार के आले में, ठीक है। घर की दीवार के आले में। उसके बाद कहाँ बनाती है? उसके बाद बनाती है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। एक घोंसला बनाती है आपका कौन सा पक्षी? तो आपका गोराया पक्षी बनाती है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे और अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाती है। तो आपका ये गोराया पक्षी है। याद रखिए कौन है? आपका गोराया पक्षी है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो गोराया पक्षी के बारे में पढ़े आप, क्या क्या पढ़े? याद हुआ कि यह पक्षी जो है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कौन? आपका गोराया पक्षी। याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक और चीज़ आपके सामने। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में, पुराने मकान और खंडहरों में। अब यहाँ पर देखिए कबूतर जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कबूतर जो है ना पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। इस बात को आप याद रखिएगा। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कबूतर अपना घोंसला जो है पुराने मकान या खंडहरों में बना लेती है, ठीक है। बसंत गौड़ी यह पक्षी है आपका बसंत गौड़ी, जो गर्मियों में टूक टूक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। और बसंत गौड़ी के बारे में कहा गया है तो यह गर्मियों में पेड़ों में क्या है, टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडा रखते हैं। कौन? आपका बसंत गौड़ी। तो बसंत गौड़ी जो है अपना घोंसला का जो है ना पेड़ के तनों में छेद बना करके घोंसला बनाते हैं, ठीक है।
ये सब प्रश्न आपको पूछता है, पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बसंत गौरी जो है वह गर्मियों के दिन में क्या है, बसंत गौरी जो है गर्मियों में टूक टूक करते रहता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखता है। तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन घोंसला बनाता है, तो ये आपका बसंत गौरी बनाती है। कौन बनाती है, बसंत गौरी बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न यहीं से छपता है। अब देखिए यहाँ पर अगला, आप ये पक्षी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर आपको दिखाई देता भी होगा। यहाँ देखिए बसंत गौरी है, यही बसंत गौरी है, देख रहे हैं इसका चोंच कितना नुकीला है। यह क्या करता है, पौधे के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। कौन, ये आपका बसंत गौरी। अब यहाँ पढ़िए, अगला पक्षी आपको दिया हुआ है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेलर बर्ड। क्या कहते हैं, टेलर बर्ड कहते हैं। दर्जिन चिड़िया जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेलर बर्ड कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, दर्जिन चिड़िया कौन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दर्जिन चिड़िया का तो नाम जैसा नाम वैसा काम। दर्जिन चिड़िया का नाम जैसा नाम वैसा काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। कौन, आपका दर्जिन चिड़िया। देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, आप देख सकते हैं दर्जिन चिड़िया को, देख सकते हैं ये यहाँ पर ये पत्ता है और इस पत्ते को देख रहे हैं ना, ये सी रही है, ठीक है, इस पत्ते को अपने नुकीले चोंच से क्या कर रही है, सी रही है दर्जिन चिड़िया। ये दर्जिन चिड़िया है और ये अपने नुकीले चोंच से क्या है, ये जो पत्ता जो है इसको सी रही है, देख रहे हैं ना, पत्ता को सी रही है। कौन, आपका दर्जिन चिड़िया। तो इस चिड़िया का जैसा नाम वैसा काम है। दर्जिन चिड़िया ये जो पक्षी है आपका, इसका जैसा नाम है वैसा काम है। वह क्या करती है, अपने नुकीले चोंच से क्या करती है, वह अपने पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैले को अंडे देने के लिए तैयार करती है, ठीक है। कौन, आपका दर्जिन चिड़िया। यही उसका घोंसला होती है। तो दर्जिन चिड़िया का घोंसला किस तरह से होती है, तो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है दर्जिन चिड़िया और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। कौन, आपका दर्जिन चिड़िया। तो दर्जिन चिड़िया की घोंसला कैसा होता है, तो इसकी घोंसला जो होती है, यह दर्जिन चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है, तो पत्तों को सीकर बनाती है, पत्तों को सीकर बनाती है, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहा गया है। दर्जिन चिड़िया ने टेलर बर्ड कहा गया है क्योंकि अब अपनी घोंसला पत्तों को सीकर बनाती है, ठीक है, पत्तों को सीकर बनाती है। पत्तों को सीकर जो घोंसला बनाती है उसका नाम क्या है, दर्जिन चिड़िया है। कौन है, दर्जिन चिड़िया है। प्रश्न इस तरह बनाएगा आपको कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला पत्तों से सीकर बनाती है, तो यही आपका टेलर बर्ड यानी दर्जिन चिड़िया है। याद रखिएगा इस बात को, एक एक बात को आज हम फीड कर देंगे आपके दिमाग में। अब यहाँ पढ़ेंगे शक्करखोरा के बारे में। ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ शक्करखोरा है, ये शक्करखोरा है। ये कौन है, शक्करखोरा है। और शक्करखोरा जो है यह अपनी जो है घोंसला किस तरह बनाती है, तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा जो है ये अपना घोंसला किस तरह बनाती है, तो यह किसी छोटे पेड़ या क्या है डाली, ठीक है, छोटे पेड़ या डाली पर अपनी लटकती घोंसला बनाती है। कौन, आपका शक्करखोरा, ठीक है, शक्करखोरा। उसी शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकते घोंसला बनाती है। कौन, आपका शक्करखोरा। याद रखिएगा इस बात को। देख सकते हैं पिक्चर में, आप देख सकते हैं शक्करखोरा जो है अपना घोंसला किस तरह बना रही है, तो पेड़ से, देख रहे हैं पेड़ से यह लटकती हुई घोंसला बना रही है। कौन, आपका शक्करखोरा, ठीक है। तो शक्करखोरा के बारे में क्या पढ़े, तो शक्करखोरा जो है अपनी घोंसला जो है पेड़ की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। कौन, आपका शक्करखोरा। तो क्वेश्चन बनाएगा आपको सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ से लटकती हुई अपने घोंसला बनाती है,
तो यह आपका शक्करखोरा पक्षी। कौन है आपका? शक्करखोरा पक्षी है। ठीक है, अब शक्करखोरा के बारे में तो पढ़ लिए आप। तो शक्करखोरा जो है पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो जो घोंसला बना हुआ रहता है उस घोंसले में क्या क्या चीज़ से वह घोंसला बनाती है? तो घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े होते हैं। शक्करखोरा के जो घोंसले बने होते हैं उस घोंसले में क्या क्या चीज़ होती है? तो उस घोंसले में जो है बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़े के चिथड़ा से बना होता है शक्करखोरा के घोंसला। ठीक है, तो शक्करखोरा की घोंसला जो है ना किन किन चीज़ों से बना होता है? तो बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े से बना होता है शक्करखोरा की घोंसला। और यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये जो शक्करखोरा है, ये जो शक्करखोरा है ना, ये देख रहे हैं शक्करखोरा चिड़िया है। इसकी घोंसला जो है ना, देख रहे हैं इस घोंसला में जो है, इसकी घोंसला में क्या क्या चीज़ है? तो इसकी जो घोंसला है, इसकी घोंसला में घास, पतली टहनी, ठीक है, उसके बाद सूखे पत्ती, रुई पेड़ की छाल के टुकड़ा, मकड़ी के जाल और कपड़े के चिथड़े से बना होता है शक्करखोरा की घोंसला। ठीक है, और शक्करखोरा जो घोंसला जो है अपनी घोंसला जो है पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? आपका शक्करखोरा। पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्करखोरा बनाता है। कौन बनाता है? शक्करखोरा बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और इसके घोंसले में क्या क्या चीज़ होती है? तो इसके घोंसले में आपका बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े होते हैं शक्करखोरा की घोंसला में। और इन्हीं चीज़ों से वह बनाते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी होते हैं। मकड़ी के जाल भी होता है शक्करखोरा की घोंसला में। तो मकड़ी की जाल, ठीक है, उसके बाद घास की बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ता, रुई पेड़ की छाल के टुकड़ा, कपड़े के चिथड़ा और मकड़ी के जाल भी होते हैं। शक्करखोरा के घोंसला जो है ना इन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई देता होगा बीबर पक्षी के बारे में। बीबर पक्षी के बारे में आपको एक पिक्चर दिखाई देता होगा बीबर पक्षी के बारे में। देखिए, बीबर पक्षी जो देख रहे हैं ना, ये जो बीबर पक्षी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिक्चर में, ये बीबर पक्षी के बारे में पढ़ेंगे कि बीबर पक्षी कौन है। क्या तुम बीबर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपका पूछा भी जाता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला नहीं बना करके वह दूसरे को घोंसला दे करके उसमें अंडा दे देती है। तो यह बीबर पक्षी है। बीबर पक्षी जो है, तो सभी नर बीबर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। बीबर पक्षी में एक मादा बीबर होती है और एक नर बीबर होती है। ठीक है, एक मादा बीबर होती है और एक नर बीबर होता है। तो जो नर बीबर होती है वह अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, नर बीबर जो होती है, नर बीबर पक्षी वह घोंसला बनाता है। और मादा बीबर जो है मादा बीबर जो है वह नर बीबर को घोंसला को देखती है और उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें जाकर के वह अंडा दे देती है। यानी वह घोंसला नहीं बनाती है। मादा बीबर जो है घोंसला नहीं बनाती है, वह नर बीबर द्वारा बनाया गया घोंसला को देखती है और देखने के बाद उसमें से जो अच्छा उसको घोंसला लगता है उसमें जाकर के वह अंडे दे देती है। यानी स्वयंवर रचाना, यानी स्वयं का जो है अपना क्या है, घोंसला नहीं है, दूसरे को घोंसला अच्छा दिखा उसमें जाकर के अंडे दे देना, यानी स्वयंवर मनाना, स्वयंवर। ठीक है, तो स्वयंवर कौन बना रहा है? ये आपका
कौन है? मादा पक्षी स्वयंवर मना रही है, क्योंकि वह नर के बनाया गया घोंसले में बनाया गया घोंसला को देखती है और जो सबसे अच्छा सुंदर घोंसला उसको दिखाई देती है उसमें जाती है और सीधा जाकर के उसमें अंडे दे देती है, और अंडे देने के बाद उस घोंसला में वह रहना क्या करती है? शुरू कर देती है। कौन? आपका मादा बीवर। तो यहाँ से प्रश्न बनाएगा आपको कि सभी नर बीवर पक्षी जो है वह अपना घोंसला बनाती है, कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बना करके दूसरे के घोंसले में जाकर के अंडा देती है? तो आपका ऑप्शन दे देगा नर बीवर पक्षी, मादा बीवर पक्षी। तो मादा बीवर पक्षी जो है वह नर बीवर पक्षी को घोंसला को देखती है और देखने के बाद उनमें से जो अच्छा लगता है घोंसला उसमें जाकर के वह अंडे दे देती है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ बात आपसे कह रहा है कि सभी नर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह क्या है? अंडे देती है। तो समझ गए मादा बीवर पक्षी और नर बीवर पक्षी के बारे में कि नर बीवर पक्षी जो है ना घोंसला बनाती है और मादा बीवर पक्षी जो है उस घोंसला को देखती है और उसमें से जो अच्छा घोंसला दिखाई देती है उसके जो अच्छा घोंसला दिखती है उसमें जाकर के वह अंडे दे देती है। ठीक है, तो नर बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नर बीवर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है और मादा बीवर पक्षी जो है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उसमें अंडा देती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देख सकते हैं पिक्चर में देख सकते हैं कितना सुंदर घोंसला बना हुआ। ये सारा मेहनत करता है नर बीवर पक्षी, और मादा बीवर पक्षी जो है ना आती है घोंसला देखती है और जो अच्छा लगता है उसमें जाकर के अंडा दे देती है। बेचारा मेहनत करता है नर बीवर पक्षी, अब मादा बीवर पक्षी जो है जाकर के उसमें से जो सबसे उसको अच्छा लगता है घोंसला उसमें जाकर के अंडा दे देती है। तो पढ़ लिए ना मादा बीवर पक्षी और नर बीवर पक्षी के बारे में, डाउट क्लियर हो गया? मादा नर बीवर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है, और मादा बीवर पक्षी जो है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उसमें जो अच्छा लगता है सबसे अच्छा लगता है उसमें जाकर के अंडा देती है। तो अभी हम पढ़े नर बीवर पक्षी और मादा बीवर पक्षी के बारे में। ठीक है, और यहाँ से कौन सा प्रश्न और पूछा जाएगा आपका उसको देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत बढ़िया पहेली दिया गया है आपको। यहाँ पर एक बॉक्स में एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। यहाँ पर आपको संकेत दिया हुआ है, संकेत में आपको उत्तर बताना है कौन ऐसा यह कौन पक्षी है। संकेत दिया हुआ है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड मोर है। तो इसके बारे में कहा गया, एक पहेली दिया गया है कि एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो कौन सा पक्षी है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यहाँ से ही प्रश्न आपको पहेली के रूप में दे देगा कि एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो ये कौन सा पक्षी है? उपयुक्त पहेली के आधार पर जो आपको पक्षी पूछा गया है, तो कौन सा पक्षी है? आपका मोर है। कौन सा पक्षी है? मोर है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कौन? मोर। देखते हैं इसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछता है। हाँ, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछता है जानवरों के दांत से। जानवरों के दांत से भी प्रश्न आपको सीट के एग्जाम में पूछा गया है। जानवरों के दांत, तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। गाय के आगे के दांत जो छोटा होता है
वह किस चीज़ के लिए होता है? तो पत्तों को काटने के लिए होता है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के आगे की जो दांत होती है वह आगे की दांत पत्तों को काटने के लिए होती है, और पीछे का जो दांत होती है वह घास को चबाने के लिए होती है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़ा होता है। गाय के जो पीछे के जो दांत होती है ना, चपटा और बड़ा होते हैं, किस काम के लिए? तो घास को चबाने के लिए। और आगे की जो दांत होती है गाय की, वह पत्तों को काटने के लिए होती है। तो गाय के दांत के बारे में क्या पढ़े? तो गाय के आगे के दांत छोटा पत्तों को काटने के लिए होता है, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़ा होता है। ठीक है, ये गाय की दांत के बारे में हम पढ़े कि गाय के आगे के जो दांत देख रहे हैं ना, पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गाय के आगे के जो दांत है ना, ये घास काटने की काम आती है, और गाय के पीछे के जो दांत होती है वह घास चबाने के लिए काम आती है। और गाय के जो पीछे की जो दांत होती है वह क्या होती है? बड़ा और चपटा होती है। और आगे की दांत क्या होती है? छोटी होती है। आगे की दांत छोटी होती है जो कि पत्तों के काटने के काम आती है, और पीछे के जो दांत होती है वह घास को चबाने के काम आती है, और पीछे की दांत जो होती है चपटा और बड़ा होती है। यहाँ से प्रश्न आपको बनाएगा कि गाय के आगे की दांत किस काम के लिए होती है? तो गाय के आगे के जो दांत होती है वो पत्तों को काटने के लिए होती है, और पीछे के जो दांत होती है वह चबाने के लिए होती है। घास को चबाने के लिए होती है, और पीछे का जो दांत होती है चपटा और बड़ा होती है। यही आपसे पूछेगा आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से गाय के बारे में। ठीक है, कि कौन ऐसा जानवर है जिसके पीछे के दांत चपटा और बड़ा होता है? तो ऑप्शन दे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। तो आपको मारना है, आपको ऑप्शन में गाय मारना है। ठीक है, गाय मारना है। तो गाय के पीछे का जो दांत होता है ना, चपटा और बड़ा होता है। इसी तरह प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछेगा यहाँ से। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं वह क्या है? नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ बिल्ली है जिसकी दांत नुकीला होती है, और वह दांत जो है मांस के फाड़ने और काटने के काम में आती है। सांप के बारे में पढ़िए। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निकल जाता है। सांप जो कोबरा देखते हैं ना, वह किसी जीव को पकड़ता है ना तो सीधे निकल जाता है। ठीक है, सांप के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि क्या है? पूरा निगल जाता है। कौन? कोबरा जो होती है वो किसी जीव को ना सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो सांप के जो आगे की दांत होती है आपका नुकीला होती है, और यही आपको नुकीला दांत जब सांप किसी मनुष्य के शरीर में वह क्या है? सांप जब किसी मनुष्य को जब सांप काटता है तो यही इसकी जो 2 खोखले जो दांत है वो उसी दांत से मनुष्य की त्वचा में विष को छोड़ देता है। ठीक है, ये जो आगे के जो दांत आप देख रहे हैं ना, ये सांप के ये जो 2 नुकीले दांत है, ये 2 खोखले नुकीले दांत है, जब यह किसी मनुष्य को काटता है तो इसका जो 2 नुकीले दांत है, इसी दांत से क्या है? मनुष्य की त्वचा में क्या है? विष को छोड़ देता है। और सांप काटने की जो दवा बनती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसको हम सीरम कहते हैं। सांप काटने के बाद जो सुई लगाया जाता है वह सुई आपका है ना सीरम। कौन सी दवा है? सीरम की सुई लगाई जाती है, सीरम। ठीक है, और ये सीरम जो दवा बनी होती है यह सांप के विष से ही बनी होती है। ठीक है, यदि किसी को सांप काटा तो उसको तुरंत आप ले जाइए सरकारी अस्पताल पर, और ये जितने भी सरकारी, अब आजकल तो प्राइवेट में भी मिल रहा है सांप काटने की दवा, जिसका नाम है सीरम। ठीक है, तो वहाँ जाइए, उसको इंजेक्शन देगा सीरम का, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, सभी सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल में यह दवा उपलब्ध है, सांप काटने की जो दवा जिसका नाम है सीरम। ठीक है, सांप काटने की जो दवा है, सांप काटने के बाद जो दवा दी जाती है उसका नाम क्या है? आपका सीरम है। और यह दवा जो है सांप के विष से ही बनाई जाती है।
यानी सांप का सीरम जो है यह सांप की विष से ही बनाई जाती है। सीरम दवा जो है सांप की विष से ही बनी होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनकी दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाएगा कि कौन ऐसा जानवर है जिसकी दांत हमेशा बढ़ते रहती है। दे देगा ऑप्शन में गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, गाय। ऑप्शन आपको याद कैसे होगा, जब यहाँ पूरा विस्तार से पढ़े रहिएगा तब ना जी। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहता है, जीवन पर्यंत बढ़ते रहता है। यही एक ऐसा जीव है जिसकी दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहता है। कौन जीव है? ये आपका गिलहरी है। गिलहरी की जो दांत है ना ये हमेशा बढ़ते रहता है, जीवन पर्यंत। यह प्रश्न पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, कि कौन ऐसा जीव है जिसकी दांत जीवन पर्यंत बढ़ते ही रहता है, तो गिलहरी है। याद रखिएगा इस बात को। गिलहरी की दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहता है। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनकी दांत घिसते रहता है, यानी दांत इसका बढ़ते रहता है। तो जिससे क्या है, यह दांतों से क्या है, किसी चीज को काटते कुतरते रहता है, जिससे क्या है उसकी दांत घिसते रहता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जितना भी आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है सभी प्रश्न को हम पढ़ा दिए, सही प्रश्न को हम पढ़ा दिए। इस चैप्टर में इतना ही से प्रश्न आपका पूछता है, जितना आपका प्रश्न पूछता है इस चैप्टर में वो सारा प्रश्न को हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, वहाँ तक पहुँचा दीजिए। जो बच्चे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो करना चाहता है, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। हम आपके लिए लगातार NCERT का सारा किताब पढ़ा दूंगा। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का जितनी भी आपके NCERT से किताब में आपका प्रश्न पूछा जाता है ना आपका सीटेट के एग्जाम में, सारा किताब का क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, आपका एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।